स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल यस फॉर लर्न में। आज हम सब फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की बात करें तो दोस्तों हम आज ईवीएस का टॉपिक कवर करेंगे, जो कि सीटेट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपका महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो अगर बात करें पर्यावरण के सिलेबस की, तो पर्यावरण के सिलेबस में दोस्तों 15 नंबर का आपका शिक्षण पूछा जाता है और 15 नंबर का दोस्तों आप विषय वस्तु पूछी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसके सिलेबस को समझते हैं और सिलेबस के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षण की। शिक्षण से दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है आपका? शिक्षण से पूछा जाता है दोस्तों शिक्षण की अवधारणा एवं शिक्षण की प्रणालियाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे शिक्षण के प्रकार, क्या क्या प्रकार होते हैं शिक्षण के, ये सब दोस्तों समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद पर्यावरण शिक्षण का अर्थ क्या होता है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके बाद पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं दोस्तों। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण में एकीकृत उपागम क्या होते हैं। फिर समझेंगे पर्यावरण शिक्षा क्या होता है। इसके बाद पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ समझेंगे। फिर समझेंगे दोस्तों पर्यावरण शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या होती है। इसके बाद मापन और मूल्यांकन के बारे में समझेंगे और बात करें फिर पर्यावरण की शिक्षा की नीतियाँ क्या होती हैं उनके बारे में समझेंगे। और सब चीज़ें क्लियर करने के बाद दोस्तों लास्ट में जो समस्याएं आएंगी पर्यावरण शिक्षण की, वो भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि पर्यावरण की विषय वस्तु के बारे में। विषय वस्तु की बात करें तो यहाँ पे आपकी 6 थीमें हैं। पर्यावरण की विषय वस्तु के अंतर्गत आपको 6 थीमें पढ़ना है और 6 थीमों में आपकी 4 उप थीमें हैं अलग से, कुल मिला के 10। तो सबसे पहले हम थीम के अंतर्गत पढ़ेंगे परिवार। परिवार क्या होता है, परिवार के बारे में पढ़ेंगे। एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो हमारा थीम है वो है आपका भोजन। भोजन में आपका कैसे कैसे लोग क्या क्या भोजन करते हैं, कहाँ कहाँ के लोग, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद आता है आपका आश्रय, रहने के लिए। इसके बाद आश्रय में लोग कहाँ कहाँ के लोग कैसे कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम आश्रय के अंतर्गत बात करेंगे। अगली थीम है दोस्तों जो हमारी जल, जल के बारे में। इसके बाद अगली थीम है यात्राएं और लास्ट थीम है हमारी हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। उपथीम की बात करें तो उपथीम के अंतर्गत हम 4 उपथीम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संबंध को, कार्य एवं लेखक को, पशुएं पढ़ेंगे और पौधे पढ़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और पूरे सिलेबस के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हम लोग बताए हैं सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और पर्यावरण के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं हैं सब आपकी सॉल्व होने वाली हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर क्लास को शुरुआत करेंगे और इसके बाद साथ साथ प्रीवियस ईयर को भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास की थोड़ा सा शुरुआत करते हैं आज इंट्रो के साथ साथ और कुछ एक टॉपिक लेके क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं दोस्तों शिक्षण की। तो शिक्षण की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, अंग्रेजी में बात करें शिक्षण की तो इसको बोलते हैं टीचिंग। टीचिंग का अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। शिक्षण समाज में घटित होने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। और समाज क्या होता है, समाज दोस्तों परिवर्तनशील होता है और परिवर्तनशीलता के आधार पर शिक्षण की 3 प्रणालियाँ बताई गई हैं। यह 3 प्रणालियों को अपनाया गया है। कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, तीनों प्रणालियों के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे राजतंत्रात्मक प्रणाली। राजतंत्रात्मक प्रणाली क्या होती है, यह शिक्षण की वह प्रणाली है दोस्तों, राजतंत्रात्मक प्रणाली दोस्तों वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है। शिक्षक मतलब स्वयं को केंद्र में रखकर शिक्षण का कार्य करता है और अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार बालक का व्यवहार परिवर्तन कर देता है। ये आपका राजतंत्रात्मक होता है, मतलब एक शासनात्मक कह सकते हैं। जो टीचर कहेगा वही सर्वमान्य होगा, बालक का यहाँ पे कुछ भी टीचर नहीं सुनेगा।
इसके बाद क्या है, बालक को प्रश्न पूछने और अंतर्क्रिया करने की अनुमति नहीं होती है। मतलब बालक यहाँ पे अपने डाउट को क्लियर नहीं कर पाएगा। इसे शिक्षक केंद्रित या शिक्षण प्रणाली के नाम से जाना गया है। शिक्षक केंद्रित जो आपकी या शासनात्मक कह सकते हैं या राजतंत्रात्मक कह सकते हैं, यह प्रणाली थोड़ा सा बालकों के लिए कठिन होती है। अगली प्रणाली की बात करते हैं, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली क्या होता है दोस्तों? यह शिक्षण प्रणाली वह शिक्षण प्रणाली है जिसमें शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक बालक को केंद्र में रखता है और बालक की इच्छा, आवश्यकता और रुचि के अनुसार शिक्षण का कार्य मानवीय मूल्य करता है। मतलब बालक की रुचि के अनुसार बालक को कैसा, किस हिसाब से समझ में आता है, उसी हिसाब से शिक्षण का कार्य करता है। तो ये आपका लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली की बात कराता है। अब बात करते हैं दोस्तों हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। यह क्या होता है? यह शिक्षण प्रणाली दोस्तों वह शिक्षण प्रणाली है जिसमें शिक्षण का कार्य करते हुए शिक्षक बालक को केंद्र में रखता है और बालक को केंद्र में रखने के साथ साथ उसे सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है और बालक अपने अंदर निहित विशेष क्षमता का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। इसे ही दोस्तों दूसरा नाम दिया गया है सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण के प्रकार की। सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण क्या होता है दोस्तों? यह शिक्षण का वह प्रकार है दोस्तों जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम और विषय विशेषज्ञ के माध्यम से प्राप्त की जाती है। जैसे स्कूली शिक्षा, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, ये सब आपके औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें दोस्तों अनौपचारिक की, तो अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, बच्चे के जन्म से होने तक, बच्चे के मृत्यु तक, जब तक पूरी उम्र भर जो भी कुछ स्वाभाविक रूप से व्यक्ति सीखता है या बच्चा सीखता है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे समूह में सीखना, सहपाठी से, दोस्त से सीखना, खेल के मैदान से सीखना, ये सब आपके अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। बात करें निरौपचारिक शिक्षण की, तो निरौपचारिक शिक्षण क्या होता है दोस्तों? निरौपचारिक शिक्षण जो होता है दोस्तों आपका, यह शिक्षण का वह प्रकार है जो औपचारिक या अनौपचारिक का मिश्रण होता है। इसमें कुछ परिस्थितियां तो निश्चित होती हैं और उद्देश्यपूर्ण भी होती हैं, जबकि कुछ परिस्थितियां आपकी स्वाभाविक होती हैं। जैसे दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है आपकी, टेलीफोन से सीखना, ये सब आपकी आजकल यूट्यूब से सीखना, ये सब आपकी निरौपचारिक शिक्षा है। अब बात करें दोस्तों पर्यावरण की। पर्यावरण शब्द का क्या मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसको विस्तार से समझते हैं हम। जो पर्यावरण शब्द है दोस्तों, पर्यावरण का हिंदी परिप्रेक्ष्य के दो शब्दों मतलब परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घेरना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव को चारों ओर से घेरे हुए वह उसका पर्यावरण कहलाता है। जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द आपका होता है एनवायरनमेंट, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायनर से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो इसे प्रभावित करती हैं वह इसका पर्यावरण कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जीव को वस्तुएं प्रभावित कर रही हैं, यही उसका पर्यावरण कहलाता है। अब बात करें पर्यावरण शिक्षण की, तो बालक और उसके पर्यावरण के मध्य संबंध स्थापित करना ही आपका पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। बालक और उसके पर्यावरण के मध्य जो संबंध, रिलेशन होता है उसे ही आपका पर्यावरण शिक्षण कहा गया है। दूसरे शब्दों में समझे तो कह सकते हैं कि जब कोई शिक्षक एक निश्चित वातावरण में बालक को उसके परिवेश की
समझ स्थापित करता है, तो इसे पर्यावरण शिक्षण कहते हैं। पर्यावरण शिक्षण का अध्ययन निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में बांट के किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक वातावरण की, फिर सामाजिक वातावरण की और फिर आर्थिक वातावरण की बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण की। तो प्राकृतिक वातावरण की बात करें तो जब बालक, आपके कक्षा में कोई बालक सर्वप्रथम आता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह प्राकृतिक परिवेश से समझ स्थापित करे। जो बालक को पहले से ज्ञान है उसके आधार पर समझ को स्थापित करे। इसमें शिक्षक के द्वारा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, वायु, जल के बारे में एक सामान्य समझ स्थापित करें। फिर बात करें सामाजिक परिवेश की। सामाजिक परिवेश क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक परिवेश की समझ स्थापित करने के पश्चात जब शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को उसके सामाजिक परिवेश की समझ स्थापित करें। इस क्रम में शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के परिवार, पास पड़ोस, खेल के मैदान के बारे में जानकारी प्रदान करें। आगे बात करते हैं दोस्तों आर्थिक परिवेश की। आर्थिक परिवेश क्या होता है? आर्थिक परिवेश होता है उपयुक्त दोनों स्तरों की बात करें। उपयुक्त दोनों स्तर कौन कौन से हैं दोस्तों? आपका सामाजिक है और प्राकृतिक। इनकी बात करें तो शिक्षण की क्रिया कर लेने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि बालक को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा प्रदान करें। पर्यावरण को अच्छे से सुरक्षित किया जाए, इसकी शिक्षा प्रदान किए। जैसे हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ये सब आपको एक शिक्षक के द्वारा एक बालक को बताना चाहिए। हमें अनावश्यक जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें अनावश्यक पेड़ पौधों की पत्तियां एवं फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य की। तो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के स्कूली जीवन को उसके वातावरण के अनुसार जोड़ना ही आपका पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। इसका यह तात्पर्य है कि हम कक्षा के अंदर बालक को जो कुछ भी सिखाएं या समझाएं, ज्ञान दें, कुछ भी करें, उसे बालक के परिवार और पास पड़ोस से और खेल के मैदान से जोड़कर बताना चाहिए। क्योंकि आपकी कक्षा का बालक इनके बारे में पूर्व में ज्ञान रखता है या पूर्व में ये सब सारी चीज़ें बालक समझ चुका है, जान चुका है, और पूर्व ज्ञान के आधार पर ही सीखा गया व्यवहार में लंबे समय तक स्थायी रहता है। बालक इसको कभी भूलता नहीं है। दूसरा पॉइंट समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि पर्यावरण शिक्षक का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षक का उद्देश्य है कि वह बालक के पर्यावरण के प्रति रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास करे। शिक्षक को शिक्षण करते समय चाहिए कि वह बालक के परिवेश की घटनाओं को, जो बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो, ऐसी चीज़ों को जिससे बालक विषय वस्तु के प्रति रुचि अपनी उत्पन्न करे और आगे क्या हुआ जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करें, और कल्पना के रूप में विभिन्न प्रकारों को तर्क प्रस्तुत करें। अगला पॉइंट दोस्तों समझेंगे कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना होता है। प्रतिकूल का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि विपरीत की बात की जाए जहाँ पे, वहाँ पे प्रतिकूल होता है। अनुकूल मतलब उसी के अनुसार जब बात की जाए तो वहाँ पे आपका अनुकूल माना जाएगा। इसके बाद मनोवृत्ति, ये एक मनोवृत्ति शब्द जो है एटीट्यूड, जैसे बहुत बोलते हैं हम लोग, मूल व्यवहार, मतलब व्यवहार के बारे में बोला गया है। इससे तात्पर्य है कि शिक्षक को शिक्षण का कार्य करते समय बालक के व्यवहार का ऐसा परिवर्तन करें कि उसका वास्तविक व्यवहार पर्यावरण के अनुसार हो। जो बालक का व्यवहार जो परिवर्तन है वो हमेशा पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित हो। अगला पॉइंट समझेंगे दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। अब संवेदनशीलता शब्द जो है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? संवेदनशीलता का मतलब होता है कि प्रति जागरूकता, किसी भी चीज़ के प्रति जागरूकता स्थापित करना ही आपका संवेदनशीलता है, जानने की इच्छा। शिक्षक जब शिक्षण का कार्य कर रहा हो तो उसे चाहिए कि वह बालक में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास करे। अगला पॉइंट है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक में समग्रता का विकास करें। समग्रता क्या होती है? अब बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण शिक्षा में एकीकृत उपागम क्या होता है।
एकीकृत उपागम की बात करें तो एकीकृत उपागम शब्द का प्रतिपादन एनसीएफ 1975 के अनुसार प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जी के द्वारा दिया गया था। एकीकृत उपागम में व्यवहारिक रूप एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रदान किया गया था। एनसीएफ 2005 ने अपना अध्ययन वर्ष 2000 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अपने प्रारंभिक अध्ययन में यह पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणा प्रचलित है, जिससे विविध विषय को बालक को व्यक्तिगत रूप में पढ़ाया जाता है। इस स्तर पर मानसिक परिपक्वता कम होने के कारण बच्चा शिक्षा को बोझ समझने लगता है। इस समस्या के निवारण के रूप में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की अवधारणा प्रचलित होनी चाहिए और विविध विषय बालक के पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण के विषय और पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर पर्यावरण भाषा और गणित के माध्यम से परिवेश को जोड़ते हुए पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण शिक्षा की। तो पर्यावरण शिक्षा के 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है और क्रियात्मक पक्ष है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्रियात्मक पक्ष में, फिर भावात्मक पक्ष में और ज्ञानात्मक पक्ष में। तो एक शॉर्ट नोट के आधार पर समझेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है? स्मृति स्तर के आधार पर, स्मृति स्तर को जो प्रभावित करते हुए अपने परिवेश का परिचय दिया जाता है, वही आपका ज्ञानात्मक होता है। इसी तरह भावात्मक की बात करें, समझ के आधार पर परिवेश के माध्यम से जो सीखा जाता है, ये आपका भावात्मक। क्रियात्मक बात करें तो यहाँ पे गतिविधि स्तर को पर्यावरण शिक्षा की शिक्षा के आधार पर। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ज्ञानात्मक पक्ष की। ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है? जब आपकी कक्षा में बालक सर्वप्रथम आता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए शिक्षण का कार्य करे। इससे क्या होता है? बालक में स्मृति स्तर को प्रभावित करते हुए परिवेश का परिचय कराया जाना चाहिए, जैसे वस्तुओं के नाम बताना, उनकी पहचान बताना, उनके बारे में बताना। ये सारी चीज़ें ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आती हैं। भावात्मक पक्ष की बात करें तो भावात्मक पक्ष जो होता है आपका, इसमें ज्ञानात्मक स्तर पर बालक को पूर्णतः परिपक्व होने के बाद ही शिक्षक को चाहिए कि वह भावात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए शिक्षण का कार्य करे। जब दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष को पूरी तरह से बालक समझ जाए कि जैसे रास्ते से जा रहा है, उसको कुत्ता दिख गया, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि कुत्ता है, कुत्ते के 4 पैर होते हैं। अब अगली बार वो बिल्ली भी देखेगा तो तब भी कहेगा यही कुत्ता है। तो एक आकार और स्मृति के आधार पर वो दोस्तों अपनी समझ को जब विकसित कर ले ज्ञानात्मक के आधार पर, तब उसको भावात्मक पक्ष को विस्तृत करेंगे। इस स्तर पर शिक्षा का कार्य करते समय बालक के समझ स्तर को प्रभावित करना चाहिए। बालक की समझ यहाँ पे विकसित होती है भावात्मक पक्ष में आपकी। इसके बाद बालक के परिवेश के माध्यम से सीखते हैं। बालक को जिज्ञासा वाले प्रश्नों का उत्तर सावधानी पूर्वक देना चाहिए। इस स्तर पर बालक में तीव्र कौशल का विकास होता है। इस स्तर पर बालक जो है तीव्र कौशल को विकसित करता है और शिक्षक को चाहिए कि सकारात्मक कौशल को बढ़ावा दे, जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, परस्पर सहयोग इत्यादि, और नकारात्मक कौशलों को हतोत्साहित करना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जैसे क्रोध, घृणा, ये सब बच्चे में इसको दूर रखना चाहिए बच्चे से। अगला जो पक्ष है दोस्तों हमारा ये है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो उपयुक्त दोनों पक्षों को, ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों को समझने के बाद हम क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो क्रियात्मक पक्ष आपका जो होता है, शिक्षक को चाहिए कि वह क्रियात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए शिक्षण का कार्य करे। इस स्तर पर बालक को गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, करके सीखने के लिए। मतलब कक्षा में विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देना चाहिए, जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करा के, नाटक के माध्यम से या चीज़ों को दिखा करके, ये सब आपको क्रियात्मक पक्ष के आधार पर करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन की सहायता से दोस्तों समझेंगे हम। समझिए क्वेश्चन को।
असत्य कथन की पहचान करना है। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक के स्कूली जीवन को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाना है। संदर्भित परिवेश से सीखना सरल होता है। शिक्षण का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक जीवन का विकास करना है। पर्यावरण शिक्षण प्राकृतिक परिवेश पर बल प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब सी पार्ट बिल्कुल हो जाएगा कि शिक्षा का उद्देश्य जो है आपका, ये आपका सामाजिक व राजनैतिक जीवन का विकास करना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पत्राचार के माध्यम से सीखना क्या कहलाएगा? पत्राचार के माध्यम से सीखना क्या कहलाएगा? तो समझेंगे इसको औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक शिक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पत्राचार के माध्यम से सीखना आपका यहाँ पे निरौपचारिक शिक्षण कहलाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का क्षेत्र नहीं है? प्राकृतिक वातावरण, भौतिक वातावरण या फिर सामाजिक वातावरण या फिर सांस्कृतिक वातावरण। अभी अभी दोस्तों हम समझेंगे प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, तीनों के बारे में समझें। और भौतिक वातावरण यहाँ पे कौन सा शिक्षण का क्षेत्र नहीं है? ये आपका सही जवाब भौतिक वातावरण हो जाएगा। एकीकृत उपागम के संदर्भ में असत्य कथन की यहाँ पे पहचान करेंगे। इसे एनसीएफ 1975 के द्वारा दिया गया है। यह बालक को सामाजिक परिवेश के साथ जोड़कर सीखने पर बल देता है। इसमें विषय की शिक्षा अनिवार्य होती है। यह कक्षा 3 से पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक का प्रयोग पर बल देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब सी पार्ट हो जाएगा। इसमें विषय की शिक्षा अनिवार्य होती है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों समझेंगे। क्वेश्चन है एकीकृत उपागम को व्यवहारिक स्वरूप कब मिला, किस सन में मिला? तो दोस्तों ये आपका सही जवाब आपका हो जाएगा 2005। अगला क्वेश्चन है बालक को उसके पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने में क्या तात्पर्य है? संवेदनशील बनाने से क्या तात्पर्य है? ए पार्ट क्या है? वास्तविक व्यवहार का विकास करना। दूसरा है जागरूक करना। तीसरा है भय को दूर करना। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब इसका हो जाएगा जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है रमेश कक्षा 3 का शिक्षक है। रमेश कक्षा 3 का शिक्षक है जो अपने कक्षा की शुरुआत कुछ पौधों के नाम बताकर करता है। शिक्षण कहलाएगा स्मृति स्तर कहलाएगा या फिर समझ स्तर कहलाएगा या फिर गतिविधियों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोग तीनों स्तरों के बारे में समझेंगे। तो इस तरह से दोस्तों जब एक कक्षा की शुरुआत शिक्षक अपने पौधों के नाम बताकर कर रहा है तो यहाँ पे स्मृति समझ के आधार पर कर रहा है, यहाँ पे स्मृति स्तर के आधार पर कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कक्षा 3 की शिक्षिका रमा बालकों को गतिविधियों में शामिल करने पर जोर देती है। उसका शिक्षण क्या कहलाएगा? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या फिर उपयोगी? तो सही इसका जवाब हो जाएगा क्रियात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन समझेंगे असत्य कथन की पहचान करना है। कह रहा है कि बालक सहपाठियों द्वारा स्वाभाविक रूप से सीखता है। रुचि व जिज्ञासा के आधार पर अपेक्षाकृत स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षक के द्वारा उदाहरण के लिए कठिन शब्दावली की सरल व्याख्या करनी है। ये बालक सृजनशीलता के माध्यम से सीखता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी पार्ट आपका कि शिक्षक के द्वारा उदाहरण के लिए कठिन शब्दावली की सरल व्याख्या करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आपकी कक्षा का एक बालक घर से गृह कार्य करके नहीं लाता है। घर से गृह कार्य करके नहीं लाता तो सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकते हैं? बालक को दंडित करना चाहिए, प्रधानाध्यापक को सूचित करना चाहिए, अभिभावक को सूचित करना चाहिए या फिर व्यवहार के कारण जानकर समझकर समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब डी पार्ट आपका हो जाएगा, व्यवहार का कारण जानकर समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण मूल्य होना चाहिए, तानाशाही होना चाहिए या मानवीय मूल्य होना चाहिए, रचनात्मक मूल्य होना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका मानवीय मूल्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा सृजनात्मक शिक्षण। सृजनात्मक शिक्षण में व्यवहार होता है। सृजनात्मक शिक्षण में व्यवहार आपका कैसा होता है? एकात्मक व्यवहार होता है या फिर अंतःक्रियात्मक होता है या फिर स्वतंत्र होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब आपका सृजनात्मक में स्वतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
वर्तमान समय में शिक्षण की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली शिक्षण विधि मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? शिक्षक केंद्रित, लोकतंत्रात्मक केंद्रित, सृजनात्मक केंद्रित या फिर उपयुक्त सभी। तो अभी अभी दोस्तों हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा लोकतंत्रात्मक शिक्षण। आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, जिससे सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।